पिछला साल फिल्मों के लिए काफी बुरा साल रहा, इसलिए धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए देश भर में सिनेमा घर खोले जाएंगे और इसी के साथ साथ बॉलीवुड में एक साथ कई फिल्मों की झड़ी सी लग गई है, जिसमें एक नाम शामिल है फिल्म पृथ्वीराज का। यश राज बैनर तले ये बड़े पर्दे पर फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी, जिसमें अहम किरदार में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, संजय दत्त नजर आएंगे, जिसका इंतजार इनके फैंस को बेसब्री से है। नमस्कार, मैं हूं जया दायमा, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में। आपको बता दें, इससे पहले भी बॉलीवुड में कई फिल्में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी फिल्मों से हटकर पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कभी सोचा है कि कौन थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर दर्ज है? आज की हमारी इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वो कहानियां, वो किस्से जिन्हें सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के 12वीं सदी के इतिहास के वीर नायक और महावीर नाम से मशहूर अजमेर के हिंदू क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज का नाम हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शब्दों के महारथी पृथ्वीराज जितने परमवीर थे, उससे कहीं ज्यादा दयालु थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव को बेहिसाब बढ़ाया। लेकिन इनकी एक शत्रु पर दया ने हिंदुस्तान के इतिहास पर गहरी चोट मार दी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म और कला के बारे में। सन 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और इनकी मां महारानी कर्पूरा देवी वीरांगना थी। अब इन दोनों योद्धाओं का बेटा भला खुद योद्धा कैसे ना होता। पृथ्वीराज, जिनके पराक्रम और साहस हथियार थे और दया करुणा श्रृंगार, ये राजा जितने संवेदनशील थे, उतने ही ज्ञान में निपुण थे। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का बेहतर अच्छा ज्ञान था। गणित, विज्ञान, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और चित्र बनाने में इनका हाथ कोई नहीं थाम सकता था। लेकिन बात करें शब्द भेदी बाण चलाना, यानी कि सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाने में पृथ्वीराज को महारत हासिल थी। अब बात करते हैं इनके जीवन संघर्ष की। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि जिस शख्सियत को इतिहास के पन्नों में अमर होना होता है, ऊपर वाला उसकी राह के शुरुआती जीवन में बेशुमार कांटे बिखेर देता है, ताकि वो उनसे गुजर कर आगे खुशहाल जीवन जिए और एक योद्धा बनकर सबके सामने उभरे। जब पृथ्वीराज की उम्र महज 11 साल की थी, तब पृथ्वी के पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई और उनके सिर से महज 11 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। अब जाहिर था कि पिता के जाने के बाद राजगद्दी और साम्राज्य की जिम्मेदारी बेटे पृथ्वी पर आ गई। हालांकि बेटे का साथ मां कर्पूरा देवी ने पूरी तरह से दिया। राजकाज संभालते ही पृथ्वीराज को सबसे पहले चुनौती अपने ही चचेरे भाई से मिली, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपनी कौशलता से कुचल दिया। जब कुशल योद्धा के तौर पर पृथ्वीराज अपनी पहचान बनाने लगे, तो इसकी खबर इनके दादा अंगम को पड़ी, जो उस वक्त दिल्ली के शासक हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वी चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुने तो पृथ्वी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और दिल्ली का सिंहासन उनके नाम कर दिया। इसके बाद 2 घटनाएं पृथ्वीराज के जीवन की अहम घटनाओं में से एक है। पहला, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ इनकी प्रेम कहानी, और दूसरा, मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रेम कहानी की। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता काफी खूबसूरत थी। इन दोनों की मिलन की कहानी एक चित्रकार द्वारा शुरू हुई। कहते हैं कि संयोगिता के महल में एक बार एक चित्रकार आया, जिसके पास दूसरी तस्वीरों के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर मौजूद थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही संयोगिता की नजर टिकी की टिकी रह गई और उनका दिल पृथ्वी पर आ गया। यहाँ तक कि मन ही मन संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति भी स्वीकार कर लिया। अब उस चित्रकार ने संयोगिता की भी बेहतरीन चित्रकारी बनाई और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। संयोगिता की तस्वीर को देखकर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सुध-बुध को बैठे और हर हाल में संयोगिता को अपना बनाने का दृढ़ संकल्प कर बैठे।
अब इसी दौरान पिता जयचंद ने बेटी संयोगिता के स्वयंवर का ऐलान किया और दूर देश के राजाओं को आने का निमंत्रण दिया, पर पृथ्वीराज को जानबूझकर स्वयंवर में नहीं बुलाया गया, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे पृथ्वी के दुश्मनों का जयचंद ने साथ दिया था, जिसके फलस्वरूप जयचंद के कन्नौज पर पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया। इसी घटना के बाद जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नापसंद करते थे, जिसके बदले की आग में अपनी बेटी के स्वयंवर में वीर योद्धा पृथ्वी को नहीं बुलाया गया और उनकी गैर हाजिरी में चौहान की बेइज्जती करने का भी उन्होंने मन बनाया। आपको बता दें, उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला खड़ा कर दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज को ये सारी कहानी पता चली। फिर वो बगैर किसी को बताए स्वयंवर में जा पहुँचे। स्वयंवर के मुताबिक संयोगिता वरमाला लेकर आगे तो बढ़ी, लेकिन उन्होंने किसी राजा के गले में नहीं बल्कि पृथ्वीराज के पुतले के गले में वरमाला डाली। लेकिन पुतले के पीछे पृथ्वीराज खुद खड़े थे, जिसके फलस्वरूप वरमाला जो है वो पृथ्वीराज के गले में डाल दी, जिसके फलस्वरूप संयोगिता ने पृथ्वीराज के गले में ही वरमाला डाल दी। ये देख पिता जयचंद आग बबूला हो उठे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर वहां से निकल गए। दूसरी कहानी है उस दुश्मन की जिन्हें पृथ्वीराज चौहान ने कई बार माफ किया, 17 बार रणभूमि में धूल चटाई, लेकिन एक छल से उसने पृथ्वीराज को न सिर्फ हराया बल्कि पीठ में वार करके उनके साथ धोखा किया। बात है सन 1991 की, जब मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया। लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान को ऐसी सजा मिली कि की रूह तक कांप उठेगी। 17 बार गौरी को माफ करने का सिलहा पृथ्वीराज चौहान को ये मिला कि उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। साथ ही सजाए मौत से पहले मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे और साथ ही उनके साथ बंदी भी। पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाने की कला प्रदर्शनी की आखिरी इच्छा व्यक्त की ताकि वो अपने दुश्मन का खात्मा कर सके। हालांकि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण छोड़ने की कला में माहिर हैं, इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा शब्दभेदी बाण ही क्यों है, इसके पीछे की योजना के बारे में गौरी को नहीं पता था। और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने शब्दभेदी बाण चलाने के लिए उन्हें मंजूरी दे दी। अब जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर मंजूरी मिलने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने बना ली थी और पूरी योजना जो है वो तैयार कर ली गई थी कि कैसे मोहम्मद गौरी को मारना है। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था कि जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के निशाने से मार डाला। जी हाँ, गौरी के सीने में जाकर बाण लगा और वो उसी समय ढेर हो गया। गौरी की हत्या के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे की भी हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद जो उनका हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। इसीलिए इन दोनों दोस्तों ने अपनी जान लेना ठीक समझा और इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर पत्नी संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। यूं तो पृथ्वीराज के जीवन में कई घटनाएं हुई, लेकिन ये 2 घटनाक्रम ऐसे हैं जो इनके नाम के साथ जुड़े हैं और इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में शामिल करते हैं। शूरवीर पृथ्वीराज चौहान की असल जिंदगी के किस्से कहानियां आपको जानकर कैसा लगा, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके हिंद नाउ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।